दोस्तों मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। पिछले कुछ दिनों में आपने अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के स्पीच में सुना होगा कि पेट्रोल डीजल का यूज़ कम करो, कार पुलिंग ज़्यादा करो, अगले 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रेवल्स मत करो। ये सारी उन्होंने बातें कही हैं अपने स्पीच में। इस स्पीच के पीछे के 3 मेन पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में। पहला तो ये कि क्या भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस वाली कंडीशन पैदा होने वाली है, गवर्नमेंट के क्या क्या आगे स्टेप्स हो सकते हैं, उन पर डिस्कशन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। दूसरा पॉइंट है कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट अभी खतरे में है, भारत के स्टॉक मार्केट पे क्या क्या प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। और तीसरी बात कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके लिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इस कैसे पूरे सिनेरियो को नेविगेट कर सकते हो, इन सब बातों को सिंपल भाषा में आपके सामने डेटा के साथ प्रेजेंट करने वाला हूं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको टाइमली सारे अपडेट मिल जाएंगे। विद दैट लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहला पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी क्या क्राइसिस में आने वाली है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ऑयल की डिपेंडेंसी। तो देखो, हम सबको मालूम है कि जब ये युद्ध चालू नहीं हुआ था ईरान, यूएस और इजराइल का, उससे पहले ऑयल की प्राइस क्या हुआ करती थी, $60 पर बैरल से $70 पर बैरल के आसपास ये रेंज में रहती थी प्राइसेस। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये वॉर चालू हुआ ऑयल के प्राइसेस शूट अप होने लगे और ऑयल के प्राइसेस शूट अप होकर 125, 120, 110, 105 मतलब $100 के ऊपर बहुत बार गई है। अब इससे होता क्या है, इससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाती है। मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ। पहला पॉइंट आप ये समझिए कि भारत जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 22% इंपोर्ट हमारा पेट्रोलियम या क्रूड वाले प्रोडक्ट्स में जाता है। मतलब 22% हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो क्रूड की वजह से है। ठीक है, अब उसमें भी देखिए कितना खर्चा हो रहा है, $174 बिलियन का इसमें खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो जब ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारा जो ये 22% का इंपोर्ट है ये बढ़ जाएगा। मतलब हमें ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा ऑयल के लिए। इनफैक्ट अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो एक एस्टिमेट के हिसाब से $10 से अगर ऑयल की प्राइस बढ़ी पर बैरल, हमारे इंपोर्ट बिल को झटका कितने का बैठेगा, 77,000 करोड़ का। बहुत बड़ा झटका हमें लगता है। अब जब ये ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, कच्चे तेल की प्राइस बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस प्राइस को एब्जॉर्ब करेगा। इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। अभी तक भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस सरकार ने नहीं बढ़ाई हैं, तो मतलब सरकार खुद ये हिट ले रही है। अब कुछ लोग कहते हैं इलेक्शंस की वजह से वगैरह वगैरह, कुछ भी रीजन रहा हो, अभी तक ये पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ी है। तो इसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पे बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा है। मैं आपको अगेन कुछ डेटा दिखाता हूं। तो आप देखिए, जब ये वॉर चालू नहीं हुआ था उससे पहले हमारे ऑल टाइम हाई फॉरेक्स रिजर्व्स हुआ करते थे $728 बिलियन के। ओके, अब 1 मई के आसपास अगर मैं डेटा देखूं तो ये गिर के पहुंच चुका है $690 बिलियन। मतलब $38 बिलियन हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में। क्यों? क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अब देखो, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलती है और ऑयल की प्राइसेस हाई बनी रहती है तो भारत पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस का डेंजर जरूर पैदा हो रहा है। ठीक है, ऐसा पहले भी क्या हुआ है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, 1 या 2 मिनट में ही समझा दूंगा। 1990s में जब गल्फ वॉर हुआ था, खाड़ी का युद्ध हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था, इराक ने कुवैत पर अटैक करा था। मतलब इराक ने बोला था कि कुवैत मेरा पार्ट है और मेरे अंदर ही होना चाहिए। सद्दाम हुसैन उस वक्त लीडर था इराक का, उसने कुवैत को कैप्चर करने के लिए अटैक कर दिया। अब हुआ क्या, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 30 कंट्रीज लेड बाय यूएस, इन लोगों ने कोएलिशन बनाया और इन्होंने सद्दाम हुसैन को बोला कि भाई इधर यू बैक ऑफ वरना हम तेरे ऊपर अटैक कर देंगे। फिर क्या हुआ, सद्दाम हुसैन ने ये बात उनकी सुनी नहीं, तो उस वक्त यूएस एंड 30 अदर कंट्रीज ने मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एक लागू किया था और इराक के ऊपर अटैक किया था। इराक के ऊपर अटैक किया, लड़ाई चली बहुत देर तक, 7 मंथ्स तक ये लड़ाई चली थी टू बी प्रिसाइज। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, यूएस एंड कोएलिशन कंट्रीज ने ये वॉर जीत लिया था। कुवैत इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, 7 महीने का जब ये लड़ाई चली थी तो ऑयल की प्राइस $15 पर बैरल से तकरीबन $30 पर बैरल पहुंच चुकी थी। मतलब ऑयल की प्राइस उस वक्त डबल हो गई थी, जिसके वजह से क्या हुआ था, भारत जैसे देश जिनका हमारा लड़ाई से कोई दूर दूर मतलब ही नहीं था, हमारे लिए बहुत खतरे की बात पैदा हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल उस वक्त जब $3.8 बिलियन से ऑलमोस्ट $6 बिलियन क्रॉस कर चुका था और हमारी कंडीशन तो इतनी बेकार हो गई थी कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे इतने ज़्यादा डेप्लीट हो चुके थे, इतने ज़्यादा घट चुके थे कि केवल हमारे पास 2 वीक के ही फॉरेक्स रिजर्व बचे थे। मतलब हम केवल 2 वीक के जितना ही इंपोर्ट कर पाते, उसके बाद हम इंपोर्ट ही नहीं कर पाते। और उस वक्त भारत सरकार को
हमारा गोल्ड बेचना पड़ा था। जैसे हम पुराने ज़माने में सुनते थे ना कि हमारे दादाजी को कभी मानो पैसे की दिक्कत हुई, उन्होंने अपने गहने बेचे और गहने बेच के फिर पैसे लिए, फिर उन्होंने टर्न अराउंड करा। वैसा ही स्टोरी इंडिया का था। उस वक्त हमें गोल्ड बेचना पड़ा था। हालांकि बाद में हम वो गोल्ड को वापस भी ले आए थे, लेकिन पॉइंट क्या है, जब फॉरेक्स रिजर्व्स इतने कम हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब करंट सिचुएशन पे अगर हम वापस आए तो वेरी सिमिलर सिचुएशन है। उस वक्त भी गल्फ वॉर हुआ था, अभी भी वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है दोनों सिचुएशंस में। एक चीज़ सिमिलर नहीं है इसमें, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अभी के क्या हैं। तो हमारे, अगर मैं आपको फॉरेक्स रिजर्व्स अभी के दिखाऊं तो तकरीबन $690 बिलियन के आसपास हैं। और अगर मैं आपको पिछले 5 साल का ट्रेंड दिखाऊं तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन में अभी हम हैं। लेकिन क्या ये पोजीशन हम सस्टेन कर पाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि ये वॉर कितना लंबा चलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब तक बंद रहती है। अगर ये महीनों तक बंद रहती है तो डेफिनेटली हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट आने लगेगा, ऑलरेडी आ ही रहा है। और एक और चीज़, भारत सरकार के इसमें अगले कदम क्या हो सकते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी एक अनाउंसमेंट करी है, स्पीच करी है। ये हो सकता है कि पहली स्टार्ट हो, इसके कुछ दिनों या वीक्स बाद ये एंटायरली पॉसिबल है कि भारत की सरकार बोलेगी कि भाई हमें पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, हम ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं उनको खुद अब एज ए सरकार एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अब हमें इसे कंज्यूमर्स को पास ऑन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आने वाले टाइम में बढ़ जाएं। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा, महंगाई दर बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज़ जो मूव होती है, गुड्स अगर मूव होती है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। उनकी प्राइसेस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जितने भी इन्फ्लेशन रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, फॉर एग्जांपल ऑटो हो गया, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट हो गया, इन सब में भारी मंदी का माहौल बनने लगता है और एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है। तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है हमारे भारत के लिए। हाँ, लेकिन एक बात इसमें अच्छी है कि अभी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। इनफैक्ट अगर ये वॉर नहीं हुआ होता, इससे पहले फरवरी में अगर हम देखें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी। लेकिन चूंकि ये वॉर हो गया, उसकी वजह से अब ये फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। आगे आने वाले समय में ये पॉसिबल है कि भारत की सरकार आके अनाउंसमेंट करेगी कि पेट्रोल और डीजल के हम दाम बढ़ाने वाले हैं। कब होगा मुझे नहीं पता। उससे पहले अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाती है और ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हमारे लिए एक वेलकम मूव होगा। लेकिन होपफुली आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या इंपैक्ट आ रहा है और कैसे आगे आने वाले कुछ दिनों या वीक में थोड़ी क्राइसिस बढ़ सकती है अगर ये वॉर नहीं रुका और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला और ऑयल के दाम अगर नहीं गिरे तो हमारी इकोनॉमी में डेंट आने ही वाला है। दोस्तों, क्विकली मैं गोल्ड के बारे में भी 1 मिनट आपको एक कमेंट्री देना चाहता हूं। मोदी जी ने अपने अनाउंसमेंट्स में ये भी कहा था कि भाई 1 साल के लिए गोल्ड आप मत खरीदो। ऐसा क्यों कहा? तो देखो, भारत ने पिछली साल ऑलमोस्ट $72 बिलियन के गोल्ड का इंपोर्ट किया है। मतलब हम हमारी टोटल इंपोर्ट का तकरीबन 9% गोल्ड से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या है। इसका भी इंपैक्ट सिमिलर है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो होंगे वो डेप्लीट होंगे, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब क्यों हो रहा है, हमने इतने सारा इंपोर्ट गोल्ड क्यों करा? इसका एक वजह है कि 2024-25 में गोल्ड पे जो इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी उसको काफ़ी कम कर दिया गया था, उसको 6% कर दिया गया था। पहले ये 10.75% हुआ करती थी, उससे पहले ये 15% हुआ करती थी। तो देखिए, गोल्ड स्टॉक्स जो लोग होल्ड करते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक गोल्ड में एक टेलविंड थी, किसकी? इंपोर्ट ड्यूटी कट की। पहले 15% से 10.75% हुई, उसके बाद ये 6% हुई। इनफैक्ट अगर हम दुबई से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो वो तो 5% पे ही हो जाती है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी 1% और भी कम है। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब चूंकि हम फॉरेक्स रिजर्व हमारा डिप्लीट हो रहा है बहुत तेजी से, तो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि आने वाले समय में भारत सरकार वापस से ये ड्यूटी को बढ़ा दे। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि तभी हम हमारे फॉरेक्स रिजर्व को डिप्लीट होने से बचा पाएंगे। इसीलिए जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पीच में अनाउंस करा कि भाई अगले 1 साल तक के लिए गोल्ड मत खरीदो, क्या हुआ? गोल्ड के स्टॉक्स में भारी गिरावट हुई। और ये गिरावट कब तक रह सकती है? ये गिरावट बनी रह सकती है तब तक हमें भारत सरकार के अगले कदम ना पता लगे। और अगले कदम में सबसे इंपॉर्टेंट कदम, अगर आप गोल्ड को ट्रैक करते हैं, तो ये अनाउंसमेंट जो कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेके है कि क्या भारत की सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएगी कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप गोल्ड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको एक कॉशन रखना पड़ेगा कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है
तो हो सकता है और भी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज हो जाए। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं बढ़ती हैं तो ये करेक्शन काफ़ी अच्छा करेक्शन है कुछ स्टॉक्स के लिए जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं। तो ये हुई गोल्ड की बात। अब आते हैं ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट है। 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू वॉचिंग इट। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट में थैंक यू लिख दीजिएगा, मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे जो कि है स्टॉक मार्केट पे ओवरऑल क्या प्रेशर है, क्या इंपैक्ट है, कैसे ये इंपैक्ट दूर हो सकता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। अब अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो हुआ क्या है, रिसेंटली मूडीज ने हमारी जीडीपी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स को रिड्यूस कर दिया है, 6% ही कर दिया है। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इससे सेंटिमेंटली भारत के स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पहले ही एफआईज भारत को छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं कि रिसेंटली क्या हुआ है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों का सितंबर 2024 से कितनी जबरदस्त बिकवाली हुई है। जो आपको ब्लू बार्स दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल मार्च के महीने में 1,22,000 करोड़ के स्टॉक्स को बेचा है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत के स्टॉक्स को। ठीक है, ये सबसे बड़ी बिकवाली हुई है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एक महीने के अंदर। पिछले अगर आप 7 या 8 साल का रिकॉर्ड देखोगे, ह्यूज बिकवाली हुई है यहाँ पर। ठीक है, ईयरली अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा 2024, 25, 26 में जबरदस्त बिकवाली हुई है पिछले 3 साल से। ठीक है, केवल 2023 में बिकवाली नहीं हुई थी, बहुत कम हुई थी 16,000 करोड़ की, लेकिन 24, 25, 26 में जबरदस्त बिकवाली हुई है। 22 में भी बहुत जबरदस्त बिकवाली हुई थी। इससे पहले अगर आप जाके देखोगे तो केवल 2012 में एक बार ऐसा हुआ था कि 1 लाख करोड़ की बाइंग हुई थी, नेट बाइंग। मतलब ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं कि 1 लाख करोड़ की बाइंग हमारी नहीं हुई है। और बिकवाली कितनी हो रही है, 2025 में 3 लाख करोड़ की बिकवाली हुई है। तो ऑयल क्राइसिस की वजह से ये पॉसिबल है कि एफआईज में कंटिन्यू टू सेल। ऐसा अभी कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से एफआईज भारत वापस आएंगे। क्योंकि देखो, एफआईज के लिए ना 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें समझना। पहली बात तो ये है कि अर्निंग्स की क्या प्रोजेक्शंस हैं। तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं। ठीक है, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, कोरियन कंपनीज हैं सैमसंग, SK Hynix, ओके, दीज आर सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज जो चिप वगैरह डिजाइन करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, यहां पर केवल इन 2 कंपनीज की एक क्वार्टर की अर्निंग कितनी आई है, टोटल मिला के $59.7 बिलियन मार्च के क्वार्टर में। ठीक है, और भारत की सारी लिस्टेड कंपनीज को मिला दो आप, 5,000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज है, उनकी अर्निंग्स कितनी आई है, केवल $49 बिलियन एज ऑफ दिसंबर क्वार्टर। तो मतलब क्या है, कोरिया की 2 कंपनीज की जो अर्निंग्स आई है एक क्वार्टर की, वो सारी लिस्टेड कंपनीज से ज्यादा आई है। इसी वजह से जो अभी एआई का कैपेक्स बूम चल रहा है, इसी वजह से एफआईज कोरियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताइवान के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जाके देखो उनके मार्केट की जो स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस हैं, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर भागी जा रही हैं, ऊपर भागे जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सारा पैसा उधर लग रहा है। ठीक है, अब भारत में ऐसी कोई सेमीकंडक्टर की या चिप्स की या कोई मेमोरी की इस तरह की अभी कोई स्टोरीज है नहीं, तो हो क्या रहा है, सारा पैसा वहां निकल रहा है। दूसरी बड़ी बात जो मैंने अभी रिसेंटली सुनी, हेलियोस जो कैपिटल है उसके जो फाउंडर हैं समीर अरोरा, उनका इंस्टाग्राम पे ये रील है। ये 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज विजिट करे हैं और इन्होंने एफआईज से बात करी है डायरेक्टली, और यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं टैक्सेस की, कि कैसे एफआईज टैक्सेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, भारत के हाई टैक्सेस को, चाहे वो एसटीटी है, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, चाहे टैक्सेस ऑन डेट फंड्स है। ठीक है, तो ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे कंट्री में अभी है। क्या भारत सरकार इन टैक्सेस को कम करके एफआईज को अट्रैक्ट कर सकती है? यस, पार्शली थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल तो डेफिनेटली जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या चीज़ें कंट्रोल में नहीं है? एआई रिलेटेड कैपेक्स बूम। हाँ, इसमें एक चीज़ जो जेफरीज ने बहुत ही रिसेंटली कही है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कि ये अभी भारत एक रिवर्स एआई ट्रेड बन चुका है। मतलब जिस दिन ये होगा कि एआई में पैसा लगना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो, ऐसा ज़रूरी नहीं ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो उस वक्त में काफ़ी इंडिया में बूम आ सकता है, क्योंकि फिर इमर्जिंग मार्केट्स में भारत एक उभरता हुआ देश है। अभी भी 6% का जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, जो बाकी इमर्जिंग कंट्रीज से काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? इस सब का कंक्लूजन यही है कि शॉर्ट टर्म में अभी हमारे यहाँ पर प्रेशर है मार्केट में, एफआईज निकल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये रिवर्स कैसे हो सकता है? अगर एआई में कैपेक्स स्लो डाउन हो जाए। दूसरी बात, अगर यूएस और इजराइल और ईरान का जो वॉर है उसमें अगर एक पीस हो जाता है, जो कि कभी भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ये एंटायरली पॉसिबल है, तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट बुरी तरह से भागेगा ऊपर भारत का। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, देखिए
जिस दिन सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था 8 अप्रैल को, उस दिन निफ्टी तकरीबन 4% ऊपर भागा था, ठीक है। और अगर आप देखेंगे निफ्टी ऑटो को ऑलमोस्ट 7% के आसपास ऊपर भागा। बैंक निफ्टी 5.61% भागा ऊपर एक दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद भी ये रैली सस्टेन करी। तो जिस दिन ये पीस प्लान आ जाएगा ना, उस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट वापस से अपने जो लॉस्ट कॉजेज हैं उनको वापस से ले लेगा। इंडाइसेस ऑल टाइम हाई बढ़ने लगेंगी, ठीक है। अब वो सस्टेन कर पाएंगी कि नहीं, वो इस पर डिपेंड करेगा कि एफआईज का फ्लो वापस आता है कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म में ये सारी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। इन सब वॉलेटिलिटीज को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, इसका एज ए इन्वेस्टर हमें क्या फायदा उठाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, अब मैं आगे कुछ मिनटों में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं मीन रिवर्जन का। आप वीडियो में बने रहें, लाइक करते जाएं, कमेंट में थैंक यू लिखते जाएं, और मुझे ये भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारत सरकार टैक्सेस कम करने पर विचार करेगी? क्या आपको लगता है कि एफआईज वापस आएंगे भारत में? कमेंट्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया लिखते रहें। मैं अब अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूं कि इन दिस सिचुएशन एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, एज एन इन्वेस्टर पहले मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं। मेरे स्क्रीन पे देखिए आप, 1991 में सेंसेक्स 1000 पॉइंट के आसपास हुआ करता था, ठीक है। अभी कहां है? अभी 85,000 तो लाइफ टाइम हाई के पास था, अभी 76,000 के पास है, डिपेंडिंग ऑन आप वीडियो कब देख रहे हैं। पॉइंट सिंपल है कि जब गल्फ वॉर हुआ था, जब भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स होने वाली थी, हमारे पास केवल 2 वीक का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, उस वक्त सेंसेक्स 1000 पॉइंट का था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि भारत 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल के आज यहाँ ऐसे खड़ा होगा? उस वक्त ये सोचना बहुत इम्पॉसिबल था। और ऐसे ही अभी ये सोच पाना कि स्टॉक मार्केट आने वाले 10 साल में ये बूम पे जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी क्या है ना, शॉर्ट टर्म में नॉइज क्रिएट हो गया है। शॉर्ट टर्म में हर तरह का प्रेशर है, कभी ऑयल की रेट का प्रेशर है, कभी कोई और प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चलती रहती हैं। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं तो मार्केट में पूरी तरह से बना हुआ हूँ। मेरे लिए पेशेंस ही मेरा बेस्ट हथियार है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 1 साल हो सकता है रिटर्न नहीं आए, अगले 2 साल हो सकता है रिटर्न नहीं आए, 3 साल रिटर्न नहीं आए, क्योंकि मार्केट कभी लीनियर नहीं होता। मार्केट ऐसा नहीं होता कि हर साल आपको 12% 15% रिटर्न देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब रिटर्न देगा ना, तो पिछले सारे सालों की भरपाई कर लेता है एक बार में। मेरा तो ये मानना है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जैसे बना हुआ हूँ अपने पोर्टफोलियो में। मैंने म्यूचुअल फंड्स अपने कुछ भी नहीं बेचे हैं, मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बने हुए हैं। इससे पहले कि मैं शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना चाहिए उसकी बात करूं, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जब बुल मार्केट चल रहा था तब बहुत लोग वेट कर रहे थे कि यार मार्केट कब गिरेगा, मैं खरीदूंगा। तो देखो मार्केट गिर गया, अगर हिम्मत है तो इन्वेस्ट कर लो। पॉइंट सिंपल है कि पेशेंस और करेज दोनों ही हमें चाहिए होते हैं ऐसी मार्केट कंडीशंस में। अगर आपको भारत की जीडीपी ग्रोथ पे उम्मीदें हैं, अगर आपको भारत के फिस्कल जो प्रूडेंस है उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म की बात। शॉर्ट टर्म में ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म में खरीदना चाहते हैं कुछ भी मार्केट में, तो वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप किसी भी चीज़ का, किसी भी एसेट का लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन देख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में 5 साल मान के चलिए, पिछले 5 साल में उनका मीन वैल्यूएशन क्या रहा है किसी भी एसेट का, और उसको आज के वैल्यूएशन से कंपेयर कर लीजिएगा। वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, इंडेक्स के या ईटीएफ्स के एग्जांपल्स देता हूं, जिससे आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे आप देखिए बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो बैंक्स को मिला के एक इंडेक्स बनाया हुआ है। अभी इसका प्राइस टू बुक रेशो हम देखते हैं, क्योंकि बैंकिंग में हम हमेशा प्राइस टू बुक रेशो देखते हैं वैल्यूएशंस के लिए। पी रेशो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, बट प्राइस टू बुक रेशो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें इसमें पिछले 5 साल का पीबी का एवरेज क्या है, पिछले 5 साल का जो एवरेज है वो कितना है, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे 2.58 2.6 है। अभी इसका कितना वैल्यू है 1.86, मतलब 5 साल की एवरेज से काफ़ी कम पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने का, पिछले 3 महीने का, पिछले 2 साल का, पिछले 1 साल का, पिछले 1 महीने का, सारे पैरामीटर्स पे अभी जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अब आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में जो पिंक लाइन है वो आपको दिखा रही है प्राइस टू बुक रेशो, तो ठीक है। तो मार्च 2026 में जब मार्केट बुरी तरह से गिरा था तो उस वक्त ये पीबी रेशो कितना पहुंचा था 1.71, अभी कितना है ये 1.86, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत और भी गिर जाए। तो ये कहना तो मुश्किल है कि एग्जैक्टली बॉटम कहाँ पे बनेगा ये, लेकिन आपको पॉइंट समझ में आ गया कि आपको वैल्यूएशंस को देखना है, और जब वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा ऊपर की तरफ पहुंचे तो आपको सेल करके निकल जाना है। ये शॉर्ट टर्म में स्ट्रैटेजी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको स्मॉल कैप का एग्जांपल देता हूं, तो मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बहुत बात करी थी अपने पुराने वीडियोस में भी। उस वक्त इसका पी रेशो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जब मैंने बात करी थी मार्च के करेक्शन में, तो उस वक्त इसका पी रेशो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 23 के आसपास पहुँच गया था, और मैंने उस वक्त कहा भी था कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अच्छी रिकवरी हुई और इसका अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 30 पहुँच चुका है। तो क्या 30 अच्छा पॉइंट है वैल्यूएशन के हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं है। यहाँ पे वो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है जो 23 की पीई पे था,
ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो हो जाते हैं, जब कोई इंडेक्स अच्छे से रिकवरी ले लेता है तो उस वक्त आपको सेल करके निकल जाना है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, और जब वो वापस से गिरता है तो वापस से खरीद लें। वैल्यूएशन देख के आप स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। एक और अपन इंडेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, निफ्टी रियलिटी फॉर एग्जांपल। अभी निफ्टी रियलिटी का पीई अगर हम देखेंगे तो अभी 35 के आसपास है, ठीक है। इसका 5 साल का एवरेज अगर आप देखोगे 198 है, लेकिन लोएस्ट कितना गया है, तो यहाँ पर अगर मैं लोएस्ट की बात करूँ मार्च 2026 में ये गया है 30 के आसपास। तो हो सकता है यहाँ पर करेक्शन और थोड़ा पॉसिबल है, ये करेक्ट होके मान लीजिए 32, 31, 30 तक भी आ सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको पता लग जाएगा कि भाई ये काफ़ी कम वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी मिल रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप इंडेक्स लेवल पे, ETF लेवल पे कुछ पैसा लगाएंगे तो वो आपके लिए हो सकता है बेनिफिट हो, प्रोवाइडेड आप वैल्यूएशंस को देखें, केवल प्राइस ड्रॉप को ही ना देखें, आप वैल्यूएशंस को देखें और फिर 1 साल 2 साल की थोड़ी सी, एक शॉर्ट टर्म में भी 1-2 साल का एक मान के चलें कि हो सकता है आपको वेट करना पड़े। एंड देन ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्क इन द मार्केट, बट एटलीस्ट वैल्यूएशंस अगर आप देखोगे ना तो अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ऐसे समय में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी SIPs को कैंसिल करने का तो बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मार्केट गिरा होता है तो आप सेम SIP अमाउंट से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ले लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके लिए वो अच्छी एवरेज देगा, आपको आपके रिटर्न्स बेटर होंगे। तो SIPs तो बिल्कुल मत बंद करना। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट्स में लिखो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल्स को प्रेस कर दो, जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलता रहे। मैं आपको फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।